नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त क्या रही सबसे बड़ी खबर के साथ। एमपी में राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, लगातार निगाहें सब पर थी कि आखिर बीजेपी इस बार किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो अब इस पर ज्यादा इंतजार नहीं, क्योंकि अब ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने डॉक्टर एल मुरुगन को अपना उम्मीदवार बनाया है, इसके अलावा उमेश नाथ महाराज भी इसके लिए प्रत्याशी हैं। तो लगातार नजर इसी पर कि आखिर कौन राज्यसभा का उम्मीदवार होगा। डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। एल मुरुगन एक भारतीय राजनेता है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दक्षिणी राज्य के नमक्कल जिले के पारामती में जन्म इनका हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय से कानून में इन्होंने परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है। एल मुरुगन के पास वकालत में 15 वर्षों का सफल अनुभव है। और राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में भी उनका सफर बेहद खास रहा है, रोचक रहा है। 11 मार्च 2020 को एल मुरुगन को भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2020 की बात बता रहे हैं आपको। 2011 में एल मुरुगन ने 2011 में राष्ट्रीयपुरम से तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन असफल रहे थे। उन्हें केवल 1730 कुल मतदान का 1.07% मत प्राप्त हुआ था। एल मुरुगन अपने कॉलेज के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य रहे। इसके अलावा तमिलनाडु के नमक्कल जिले में 29 मई 1977 को एल मुरुगन का जन्म हुआ था। तो कई लोकप्रिय नेता है और एल मुरुगन को काफी ज्यादा अहम नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है। और जैसा कि दक्षिण के नेता को उम्मीदवार बनाया गया है, तो इससे आप समझिए कि कैसे यहां पर एल मुरुगन को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि उमेश नाथ महाराज को भी प्रत्याशी बनाया गया है, माया नरौलिया को भी प्रत्याशी बनाया गया है, बंशीलाल गुर्जर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और एक एक कर आपको बता रही हैं कि आखिर राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है इन 4 चेहरों का। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 4 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, लेकिन मुहर लगना अभी बाकी है। क्या जानकारी आपके पास, कैसे इन चेहरों को डिसाइड किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 4 नामों को ऐलान किया गया है, एल मुरुगन पहले से ही मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे और वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अगर दूसरी बात करता हूं तो माया नरौलिया मध्य प्रदेश महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करती हैं, लंबे समय से वो काम कर रही हैं बीजेपी के लिए और महिला मोर्चा की वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो महिलाओं को साधने का प्रयास जो है वो माया नरौलिया के जरिए किया गया। और चौथा नाम सबसे महत्वपूर्ण है, बंशीलाल गुर्जर, ओबीसी समाज के बड़े नेता है, बीजेपी में लंबे समय से सक्रिय और उनको मौका दिया गया। उमेश नाथ महाराज को भी मौका दिया गया है, ये मध्य प्रदेश के बाहर से आते हैं। तो जिस तरीके से पिछले अगर बात करूं तो पिछले समय में जो लोग थे उसमें से केवल एक नाम को रिपीट किया गया है, जिसमें से एल मुरुगन है। देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 163 सीटें बीजेपी के पास है और 66 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। ये पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 5 सीटों पर, जो 5 सीटें खाली हुई हैं मध्य प्रदेश में, उन 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बीजेपी ने समझदारी दिखाते हुए केवल 4 सीटों पर ही प्रत्याशियों का ऐलान किया। देखिए, 5वीं सीट
सीट के लिए बीजेपी को कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ती, क्योंकि कांग्रेस के पास 66 विधायक है। तो ऐसे में अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि बीजेपी अपने 4 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरी है, जबकि अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस एक से अधिक सीटों पर लड़ती है। देखिए, पिछली अगर कार्यकाल की मैं बात करूं तो जो 5 सीटें खाली हुई उसमें से 4 जो है वो बीजेपी की सीटें थी और 1 सीट पर कांग्रेस के राजमणि पटेल जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो इन 5 लोगों का कार्यकाल खत्म हुआ है। ऐसे में देखिए, पिछली बार से अधिक सीटें जो है इस बार विधानसभा में बीजेपी के पास थी। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी 5वीं सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के पास 66 सीटें थी, ये संख्या बल पर्याप्त था और यही कारण है कि बीजेपी ने 5वां प्रत्याशी अपना इस राज्यसभा के लिए नहीं उतारा है। देखिए, अब केवल औपचारिकता ही कहेंगे कि औपचारिकताएं होना ही शेष है। ये जो नाम घोषित किए गए ये चारों पर अब ये अंतिम मोहर हालांकि निर्वाचन के बाद लगेगी, लेकिन लगता नहीं है कि किसी तरीके से कोई वोटिंग इन चारों को लेकर होगी, क्योंकि देखो संख्या बल जो है वो उसके लिहाज से 5 में से 4 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लेकिन एक चीज और आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि 4 नामों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इन 4 नामों के सामने कांग्रेस के एक प्रत्याशी, क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में एक प्रत्याशी के चयन को लेकर ही लगातार रस्साकस्सी का दौर चल रहा है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने का आग्रह किया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई जवाब जो है उनकी तरफ से नहीं आया। हालांकि राजनीतिक कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद वो राजस्थान से सोनिया गांधी राज्यसभा के जा सकती है। दूसरी तरफ कमलनाथ ने जिस तरीके से निर्णय दिया, सभी विधायकों को बुलाया, तो उससे ये कयास भी लगाए जाने लगे कि क्या कमलनाथ जो है वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। हालांकि इस बात से कमलनाथ ने साफ इनकार किया कि वो राज्यसभा जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि ओबीसी वर्ग से जो सीट थी वो खाली हुई है, राजमणि पटेल ओबीसी के बड़े नेता है, तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किसी ओबीसी नेता को ही इस सीट पर उतार सकती है, जिसमें चाहे वह अरुण यादव के तौर पर एक बड़ा प्रभावी नाम जो है वो सामने आ रहा है कि हो सकता है कि वो यहां से मध्य प्रदेश से राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर चुने जाए। शैलेंद्र, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, राज्यसभा के उम्मीदवारों को चुनने के लिए भी राजनीतिक समीकरण का खास ख्याल रखा भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी है और ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ है एकदम से, चाहे वो किसी भी तरह के चुनाव हो उससे पहले क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की तैयारी में बीजेपी हमेशा रहती है। और ये जो राज्यसभा के जो उम्मीदवार मध्य प्रदेश से अभी घोषित किए हैं वो साफ दिखाते हैं कि इसमें हर तरह का जो समीकरण है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे वो जो वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर जो उनके नाम की घोषणा करने की बात हो, या माया नरोलिया के नाम की घोषणा करने की बात हो, या बंसीलाल गुर्जर के नाम की घोषणा करने की बात हो, ये तीनों ही नाम में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया। इसके साथ साथ जो नाम है एल मुरुगन, जो केंद्रीय मंत्री है तमिलनाडु से जो ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम की घोषणा भी बीजेपी ने अपने मध्य प्रदेश से उनको जो राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में भेजने का फैसला किया है। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति एकदम साफ है। जो 29 जो लोकसभा है वहां जीतने का पूरा प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। इसी हिसाब से ही बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। और ये जो राज्यसभा लिस्ट में आप 4 नाम जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो उस बात को दिखाता है कि बीजेपी क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण को तैयार करने में पूरी तरह लगी हुई है। और उसी का परिणाम के रूप में ये जो 3 उम्मीदवार मध्य प्रदेश से घोषित जो किए हैं, 4 में से 3 जो है मध्य प्रदेश से आते हैं और 1 जो है तमिलनाडु से आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि शैलेंद्र बात में कर रही थी पवन से राजनीतिक समीकरण को साधने की। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झुकाव पिछले की कुछ एक्टिविटीज में दक्षिण की ओर ज्यादा नजर आ रहा है। क्या इस बार टारगेट है दक्षिण? बिल्कुल। देखिए, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण की कमान दी गई है। देखिए, जिस तरीके से लगातार वह केरल, कर्नाटक और आसपास के लगातार दक्षिण के इलाकों में लगातार वो प्रवास पर है, लोगों से बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, उसके बाद चाहे मैं अगर बात करूं तो दूसरे अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से कांग्रेस या उसके संगठनों के जो सहयोगी दल है उनकी सरकारें हैं। तो ऐसे में लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर फोकस बीजेपी का है तो वो दक्षिण का। और यही कारण है कि एल मुरुगन, जो कि पहले भी मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा में थे, केंद्र में सरकार में मंत्री, और एक बार फिर उन पर पार्टी ने दांव खिलाया, उन पर फिर से भरोसा जताया है। उन्हें कहीं ना कहीं दक्षिण को साधने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि देखिए दक्षिण जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा कठिन अभी वर्तमान में माना जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी उस तरफ प्रवास कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दक्षिण को भेदने का प्रयास जो है वो इस जो सूची है उसके माध्यम से करने का प्रयास बीजेपी करने में जुटी हुई है। जी
एक वक्त याद है तमिलनाडु का जब विधानसभा चुनाव होना था और उस वक्त समय बहुत कम था और उसकी कमान एल मुरुगन को दिया गया था और कहा यह जा रहा था कि एक जो प्रखर सोच है भारतीय जनता पार्टी को उसको दक्षिण में एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एल मुरुगन के कंधों पर थी, लेकिन उन्होंने उसको भी बखूबी निभाया। तो क्या इसलिए भी इनको चुनना एक रीजन है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जमीन पर जिस तरीके से नेताओं के काम रहते हैं उसी के आधार पर इनको चुना जाता है। देखिए जिस बात का मैंने जिक्र किया कि माया नरोलिया मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय से काम कर रही हैं और जिस तरीके से पिछले चुनाव में महिलाओं की बंपर वोटिंग बीजेपी के लिए हुई तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष को जाता है। बंसीलाल गुर्जर की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी समाज के एक बड़े नेता हैं। जिस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से लगातार उन्होंने काम किया अपने वर्ग को साधने के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए, तो ऐसे ही एल मुरुगन जो है उनको तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी गई थी। तमिलनाडु में उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा था और उसी के आधार पर जो है उन्हें एक बार फिर मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जी माया नरोलिया की आपने बात की तो मुझे वो वक्त याद है जब कोविड का समय था और उसके बाद हर कोई सरकार के ऊपर चढ़ रहा था कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। उस वक्त प्रखर तौर पर माया नरोलिया को हमने देखा था फील्ड पर जब वो ये कहती नजर आई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक महामारी से हमने टैकल किया है तो अभी चीजों में बदलाव नजर आ रहा है। तो बीजेपी के पक्ष में बहुत माहौल बनाने की कोशिश माया ने की थी, क्या मैं सही हूं शैलेंद्र? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए माया नरोलिया लगातार बीजेपी के लिए काम करती नजर आती है और बीजेपी को डिफेंस करती नजर आती है। जिस तरह का मैंने जिक्र किया आपसे जब विधानसभा के चुनाव थे तो हर बूथ स्तर पर महिलाओं को जोड़ने का काम किया गया, खासकर वो महिलाएं जो मोदी सरकार या राज्य सरकार की जो योजना है उनकी हितग्राही है। तो यहाँ पर देखिए एक जो अभियान चलाया गया था सेल्फी अभियान, जिसमें जो हितग्राही है हर महिला को जिम्मेदारी दी गई थी कि 5 हितग्राहियों के साथ सेल्फी लेकर आपको फोटो अपलोड करना है। लाडली बहना योजना जब लॉन्च हुई तो उसके प्रचार प्रसार में उसको लेकर भी महिला मोर्चा ने काम किया। देखिए मैं दूसरी बात एक बार आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश बीजेपी इस बार की अगर मैं पिछले कार्यकालों की बात करूं तो महिलाओं पर विशेष फोकस है, चाहे वह कविता पाटीदार के तौर पर राज्यसभा भेजने की बात हो या फिर सुमित्रा वाल्मीकि के तौर पर। देखिए महिलाओं को हर राज्यसभा चुनाव में भरपूर तवज्जो देने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि पहले टर्म में अगर जिस तरीके से कविता पाटीदार को भेजा गया, दूसरे टर्म में जिस तरीके से सुमित्रा वाल्मीकि को भेजा गया और अब माया नरोलिया को भेजा गया, तो ये बताता है कि आधी आबादी को साधने का प्रयास जो है वो बीजेपी लगातार इन महिलाओं के माध्यम से करने में जुटी हुई है। जी बात अगर बंशीलाल गुर्जर की करें तो 30 साल पहले लाल घाटी के सरपंच के पद पर उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी और काफी कुछ हमने देखा, किसान आयोग का उन्हें अध्यक्ष तक बनाया गया। तो क्या यहां पर बीजेपी ने बड़े ही मास्टर कार्ड्स अपने उतारे हैं उम्मीदवार के तौर पर, हम कह सकते हैं शैलेंद्र? महिला, किसान, दक्षिण, तमाम जगहों को साधने की कोशिश। बिल्कुल देखिए राज्यसभा के जो सदस्य के तौर प्रत्याशी के तौर पर जिनका चयन किया गया उनका एक लंबा सबका अपना बैकग्राउंड है और उसी बैकग्राउंड उनकी कार्यकुशलता के आधार पर ही उनको सरकार जो है वो बीजेपी जो है वो राज्यसभा भेजने का काम कर रही है। जिस बात का आपने जिक्र किया, बंसीलाल गुर्जर जो है वो किसान आंदोलन के भी एक बड़े नेता माने जाते हैं, किसानों के एक बड़े नेता माने जाते हैं, ओबीसी के एक बड़े नेता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में भी विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में कुछ संगठन के बेहद करीबी माने जाते हैं, कुशल रणनीतिकार भी माने जाते हैं। सामाजिक लिहाज से भी अगर बात करूं तो ओबीसी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो हर वर्ग को साधने का प्रयास जो है वो इस पूरे सूची के माध्यम से किया। जिस बात का आपने जिक्र किया कि दक्षिण हो, महिलाएं हो, किसान हो या फिर जो धार्मिक लोग हो, जिस तरीके से एक धर्मगुरु को भी मैदान में उतारा है, तो ये बताता है किस तरीके से हर वर्ग को साधने का प्रयास जो है राज्यसभा की सूची के माध्यम से किया गया है। लेकिन इससे पहले कैसे बात बनी उम्मीदवारों को लेकर शैलेंद्र? इससे पहले तो काफी पेच फंस रहा था क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े नेता रूठ जाएं, उन्हें ज्यादा उम्मीद होती है कि वो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए जिस तरीके से कई लोगों के नाम लगातार चर्चा में चल रहे थे, खासकर वो नेता जो इस चुनाव में अगर लोकसभा विधानसभा की बात करूं या वो हार गए थे या फिर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला है। तो ऐसे में ये कयास है कि कुछ नए नेताओं पर जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी दाव खेल सकती है। जिन नामों का ऐलान हुआ बेहद चौंकाने वाले नाम है। इन नामों को लेकर चर्चा बेहद कम हो रही थी, लेकिन जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही थी उसमें जयभान सिंह पवैया का एक बड़ा नाम है। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा के तौर पर वो जाने जाते हैं, लेकिन इस बार
उम्मीद पूरी थी कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और पूरा माहौल जो है वो राममय है, लोकसभा में इस बात का पूरा फायदा लेने के लिए जो है वो बीजेपी राम भक्त के तौर पर जाने जाने वाले जयभान सिंह पवैया को राज्यसभा भेज सकती, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। माया सिंह का नाम था, महिला, पहले भी राज्यसभा मध्य प्रदेश के कोटे से वो रह चुकी है, राज्यसभा में मुख्य सचेतक के तौर पर उन्होंने काम किया है। और भी कई ऐसे नाम थे जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो हार गए थे। तो ये उम्मीद थी कि वो पार्टी और संगठन के बेहद करीबी माने जाते हैं, कुशल नेता माने जाते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज दे ताकि कहीं ना कहीं उनकी राम मंदिर का जिक्र किया शैलेंद्र, तो याद आया बालनाथ जी का, जिनका नाम भी सामने आया है, उमेश नाथ महाराज। उनको बालकाल से ही उन्होंने एक योगी का रूप जो है वो धारण किया और उन्होंने कहा सोच ऊंची होगी तो समाज ऊंचा होगा। उनके ये कुछ ऐसे बयान है जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे और इसीलिए वो चर्चा में आए भी और काफी सुर्खियों में हमने उन्हें देखा। सनातन को एस्टैब्लिश करने के लिए उमेश नाथ का चेहरा भी काफी अहम माना जाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के क्या हैं और किस तरीके से चेहरे उतारे गए। देखिए बीजेपी का तो देखिए साफ तौर पर देखिए जब भी किसी नेता से बात होती है तो वो साफ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो इस सूची में दिखाई दे रहा है, चाहे वह महिला हो, किसान वर्ग से हो, सनातन की जो आपने बात की या दक्षिण से जो चेहरा आते हैं, तो सबको साथ लेने का प्रयास जो है वो इस सूची के माध्यम से किया गया। देखिए हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव या आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, देखिए जिस तरह के नामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है उससे कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि हर वर्ग को साधने का प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही है, यानी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम बीजेपी कर रही है। जिस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, कई नए चेहरों पर दांव खेला और वो चुनाव जीत कर आए। सभी लोग ये अंदाज लगा रहे थे कि पहली बार के जो विधायक है उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए कई दिग्गज मंत्रियों को मंत्रिमंडल के बाहर का रास्ता दिखाया गया और नए लोगों को जगह दी गई। तो ये बताता है कि किस तरीके से बीजेपी अभी जो निर्णय ले रही है वो सबको चौंका रही है, चाहे वह टिकट वितरण को लेकर हो या फिर मंत्रिमंडल में जगह लेकर हो या फिर अब राज्यसभा को लेकर हो। तो तमाम जो निर्णय है वो चौंकाने वाले निर्णय लिए जा रहे हो। हालांकि इस खास बात यह कि सभी वर्गों को साधने का प्रयास जो है वो इन निर्णयों में देखा जा रहा है। जी अच्छा, कोई अंदर खाने से खबर है क्या शैलेंद्र, किसी के नाराज होने की? क्योंकि देखिए जब भी राज्यसभा का नाम आता है तो वो लोग काफी ज्यादा उम्मीदों में रहते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला किसी भी चुनाव में। उन्हें ये लगता है कि शायद हमें राज्यसभा के लिए याद कर लिया जाए, तो ऐसी कोई खबर? देखिए अभी फिलहाल तो इस तरह की खबर नहीं हो। वैसे भी बीजेपी में ये माना जाता है कि नाराजगी भले ही हो लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। हालांकि पार्टी फोरम पर जरूर वो अपनी बात रखते हैं लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं बोलते। हालांकि अभी किसी तरह की कोई सूचना इस तरह की नहीं है किसी ने नाराजगी जाहिर की हो। हालांकि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको पिछले चुनाव में मौका नहीं मिला, चाहे वह लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात, तो वो कहीं ना कहीं उम्मीद में जरूर थे। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस उम्मीद में थे कि शायद उनको राज्यसभा में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं दिया है पार्टी ने। हालांकि पार्टी ने जिन नामों को चुना है वो भी काफी सोच समझकर और सबसे राय मशवरे के बाद ही किया हुआ। कल भी देखिए जिस तरीके से जब विधानसभा सत्र के दौरान कई मंत्रियों से जब बात हो रही थी तो हमने उनसे पूछा था कि क्या बीजेपी के अभी तक नाम घोषित क्यों नहीं कर पाई है, क्योंकि 15 तारीख की शाम 5 बजे तक का समय जो है वो अंतिम समय है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी के सारे नाम तय हो चुके हैं, समय आने पर सबको घोषित कर दिया जाएगा, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। सामंजस्य के साथ जो है वो बात हुई है, बैठकें हुई हैं, दिल्ली में से भी नाम फाइनल हो चुके हैं, केवल और केवल नाम की घोषणा होना बाकी रह गई थी। तो ये मान लीजिए कि अगर इन 4 नामों पर मोहर लगाई है मध्य प्रदेश की राजनीति को आप बेहतर समझते हैं और आपने लंबे समय से यहाँ पर कवर भी किया है, कर भी रहे हैं आगे। बीजेपी का जो ये ट्रेंड शुरू हुआ लोगों को चौंकाने का, न केवल आम लोगों को बल्कि खुद उनके प्रत्याशी भी चौंक जाते हैं, अच्छा हमारा नाम है। जैसा कि मोहन यादव का नाम जब मुख्यमंत्री के लिए सामने आया था तो सब यही कह रहे थे कि रेस में दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन अब वो चर्चा में है। इन 4 कैंडिडेट्स की बात करें तो रेस में दूर दूर तक कोई नहीं लग रहा था। इनमें से क्या कोई ऐसा भी था जो लग रहा था कि हाँ इन्हें तो बनाया ही जाएगा? चर्चा किसकी जोरों पर थी? देखिए बिल्कुल, देखिए एल मुरुगन और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ये जरूर कयास थे कि ये दोनों चूंकि केंद्र में मंत्री है, इनको राज्यसभा मध्य प्रदेश कोटे से फिर से भेजा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से एल मुरुगन को एक बार फिर मध्य प्रदेश के कोटे से भेजा गया है तो ये जरूर एक संभावित नाम था कि चूंकि केंद्र में मंत्री है, मध्य प्रदेश के कोटे से आते हैं, आसानी से राज्यसभा में अगर वोटिंग भी होती है तो आसानी से 4 सीटों पर बीजेपी जीत जाएगी। तो ऐसे में ये जरूर कयास थे कि जो केंद्र में मंत्री है उन लोगों को रिपीट किया जा सकता है। हालांकि चूंकि 29 सीटों पर ये पूरे राज्यों में चुनाव थे तो ये भी कयास थे कि हो सकता है
किसी दूसरे राज्य से उनको भेजा जाए, यहाँ से कुछ नए चेहरे घोषित किए जाए। लेकिन एल मुरुगन एक ऐसा नाम है जिनके नाम को लेकर चर्चा जरूर थी कि वो मध्य प्रदेश कोटे से एक बार फिर जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं, और वही हुआ भी। जो बीजेपी है उसने एल मुरुगन पर एक बार फिर भरोसा जताया और मध्य प्रदेश कोटे से उन्हें भेजा है। देखिए कई ऐसे चीजें हैं। देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात करूं तो देखिए मिशन 29 को लेकर जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, केवल एक सीट छिंदवाड़ा जो है जो कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में उस सीट को भी कैसे जीता जाए, इस सब को लेकर भी विचार हो रहा है। तो ऐसे में देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी कंफर्ट जोन में है लोकसभा चुनाव को लेकर भी, और यही कारण है कि बहुत ज्यादा किसी की नाराजगी से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही कारण है कि जो पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे, अलग अलग समाजों के से आने वाले जो वर्ग के लोग हैं, उनको इस पूरी सूची में स्थान दिया गया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए और ब्रीफली बताने के लिए कि मायने क्या लग रहे हैं और फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है इन चेहरों का। तो 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं राज्यसभा के लिए। जो 4 उम्मीदवार हमने आपको दिखाए भी और उनके मायने और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ। फिलहाल